प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी के बाद बिहार हायर जुडिशरी का विज्ञापन आ चुका है। आज दिन में बिहार उच्च न्यायालय पटना ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। 30 सीटें टोटल हैं, उसमें ओबीसी वहाँ के जो कोटे की सीटें हैं अलग अलग डिवाइड हैं, लेकिन इसकी प्रतीक्षा थी खास करके बिहार एचजेएस के फाइनल रिजल्ट के बाद। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बिहार एचजेएस ने पिछले यूपी एचजेएस के 2020 का जो मेंस हुआ उससे 2 बार वो विज्ञापन निकाल चुका है। मध्य प्रदेश 2 बार भी निकाल चुका है, छत्तीसगढ़ 2 बार निकाल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी एचजेएस उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश एचजेएस परीक्षा यूपी एचजेएस को आयोजित करता है, उस परीक्षा को अभी आयोजित करने में, प्रकाशित करने में तरह तरह की बाधाओं से जूझ रहा है। यह आसान नहीं है। किसी भी स्टेट की, चाहे एचजेएस की परीक्षा हो, चाहे जूनियर डिवीजन की परीक्षा हो, चाहे अभियोजन अधिकारी की परीक्षा हो, दोनों ही स्थितियों में, तीनों ही स्थितियों में प्रक्रिया के स्तर पर तमाम अधिकारी कर्मचारी तो लगते ही हैं। समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन ये है कि जो वैकेंसी आपके सामने आ जाए उसमें आप पूरी तत्परता से लगिए। एक बेहतरीन मौका हर वैकेंसी देती है। अंत में अगर सारे पदों पर भर्ती की जा रही है तो उतने चयन के लिए तमाम भाग्यशाली लोगों का भाग्य अंतिम रूप से अंजाम देता है कि उनको सफलता मिली। लेकिन आने वाले दशकों में, आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो हमको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने की खुली छूट है। झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्टेट है जहां ऑनलाइन ये सुविधाएं हो रही हैं। जूनियर डिवीज़न का ही हो, चाहे एचजेएस के लेवल की परीक्षाएं हों, ऑनलाइन आयोजित हो रही हैं। समय बदल रहा है। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से ये कहना चाहूँगा कि इस आए हुए मौके को भुनाइए और इस आए हुए मौके में जितना हो सकता है अपने जटिल परिस्थितियों के बीच से निकलकर कोशिश कीजिए। बमुश्किल 2-4%, 5% को छोड़कर ज़्यादातर लोगों में यही होता है कि संघर्ष में ही परीक्षाएं चलती हैं और तीनों लेवल पर चलती हैं, चाहे एपीओ की हों, चाहे जूनियर डिवीज़न की हों, चाहे एचजेएस की हों। तीनों परीक्षाओं में ये होता ही है कि आपके पैरेलल, यानी जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे प्री का, चाहे मेन का, चाहे इंटरव्यू का, आपके साथ संघर्ष साथ साथ चलता रहता है। और ये भी निश्चिंत होकर मानिए कि ऐसे बिरले लोग होंगे जिनको बहुत सुविधाजनक स्थिति रहती है, कोई असुविधा नहीं होती, कोई परिस्थितियों का रोना नहीं होता। ऐसा नहीं है, सारे लोगों को होता है, होता ही है, होगा ही। क्योंकि जिस उम्र में ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, आप जानते हैं जे और एपीओ के लिए मिनिमम एज 22 साल है। फौज में 35 साल पर रिटायर कर देते हैं। 35 साल के बाद आदमी दूसरा कोई काम काज कर सकता है, लेकिन फौज में नहीं रह सकता, बुजुर्ग माना जाता है।
तो खैर फौज की टर्म और कंडीशन कुछ और है, सेवा की शर्तें कुछ और हैं, ज़रूरतें कुछ और हैं। हम तो यही कहेंगे अधिवक्ता साथियों, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सब कुछ पौबारा रहेगा और एग्ज़ाम देंगे, नहीं, इसी का नाम है। और ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि जो पद पाने के लिए आप सोच रहे हैं वहाँ पाके बस सुकून ही सुकून है। एक नए संघर्ष में आप प्रवेश करेंगे। थोड़े दिन के लिए आप अपना ताप प्रभाव एक फेज से दूसरे फेज में जाने का महसूस करेंगे। लगेगा कि पद पावर कुछ चीज़ होती है, लेकिन जब उस जिंदगी की लाइफ में आप देखेंगे कि कितने तनाव यहाँ हैं और विचित्र रूप से हैं, तो आपका दिमाग कई बार ऐसा सोचने पर मजबूर होगा कि इससे बेहतर तो वो ज़िंदगी थी जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे। अभी ही होता होगा कि इससे बेहतर तो मेरा बचपना था जिसमें ये सब तनाव नहीं था, काश हम छोटे ही रह जाते। लेकिन ये ज़िंदगी के मजबूत फैसले नहीं हैं। कोई भी, जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती हैं और वो छपरा बिहार तक बहती चली जाती हैं, कितने कंकड़, कितने पत्थर, कितने ऊंचे नीचे, कितने मोड़, कितना भूभाग, कितनी गंदगी, कितनी अच्छाई, सबके ऊपर से वो निकलती हुई चली जाती हैं। ऐसे जीवन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शरीर आपको मिला है उस शरीर के अकॉर्डिंग ही आपको प्रारब्ध भोग करना है। ये जीवन भोग योनि है। मानव को छोड़कर बाकी 84 लाख योनियों में सारी योनियां केवल भोग कर सकती हैं, मानव अपना कल्याण कर सकता है। और जीव जंतु जड़ चेतन अपना कल्याण नहीं कर सकते। बस उनको फिक्स कर दिया गया है इतने समय तक बिच्छू बनना है, सर्प बनना है, कीड़े मकोड़े बनने हैं, पशु बनना है, पक्षी बनना है, वृक्ष बनना है, सब्जी भाजी बनना है। जर्रे जर्रे में है वो। तो जो परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है। तूफान आंध्र प्रदेश में कितना जलजला लेकर आया है, कितना भारी नुकसान पहुंचाया है, आप लोग देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, समाचारों में। वैसी परिस्थिति आपके लाइफ में भी, आपके क्षेत्र इलाके में भी देखने को मिलती है। जब गर्मियां रहती हैं, गर्मियां फिर आएंगी। सुनाई पड़ रहा है 218 पद शायद 15 तारीख को आ जाए। आ जाए तो ठीक ही है, बहुत लंबे समय तक इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये शायद नए साल में जाए, अभी प्रकाशित ना हो। मेरा व्यक्तिगत मानना है, इसका आधार कोई स्रोत या तथ्य नहीं है। तो बिहार एचजीएस की वैकेंसी में जो लोग आहर हैं वो फॉर्म अप्लाई करें, एक बार मनोयोग से जुटे। लेकिन हम सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, खास करके अधिवक्ता बहनों से, कि आप लोग कोई भी जो इन प्रतियोगिताओं में शामिल होता है, परीक्षा को लेकर ऐसे मत बनाइए माहौल अपने जीवन का कि नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ऐसा हम लोग अपने आप से तय कर लेते हैं, ये मेरा आखिरी चांस है। आखिरी कुछ नहीं होता, न पहला होता है। जब सफलता मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो और ठीक, ये भाव रखिए। बशर्ते जिस सेशन की एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं उसमें जितना हो सके ईमानदारी से काम करिए। नहीं होता है तो ज़िंदगी के बहुत सारे छोर हैं, बहुत सारे मोड़ हैं, दूसरा कोई काम धाम किया जाएगा है। सरकारी सर्विस के भी प्रति हम आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहेंगे कि अगर आपका नेचर इस तरीके से है कि आप कपटी, भ्रष्ट, चालाक, कुतर्की, वितर्की लोगों के बीच में नहीं रहना पसंद करते,
ऐसे जोन में जाइए ही मत। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, चाहे आपके बाप दादा कह रहे हों, चाहे आपका समाज कह रहा हो कि इसमें बड़ी पद प्रतिष्ठा है और बड़ा गरिमा है, भाड़ में जाए ऐसी गरिमा और भाड़ में जाए ऐसी पद प्रतिष्ठा। आप अपने स्वभाव के अनुसार फैसले लीजिए। स्वभाव आपको अगर नृत्य संगीत का है तो उसमें जाइए। स्वभाव आपका अगर खिलाड़ी बनने का है तो उसमें प्रयास कीजिए जिसमें इंटरेस्ट आपको आए। वो क्या रहा है, 80 से 90% लोग जिसमें उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी काम करने को मजबूर हैं। मैं ऐसे तमाम अधिकारी मित्रों को जानता हूं जो टीचर बनना चाहते थे, अधिकारी हैं, बोझ जैसा जी रहे हैं, सर पे कुंतल भर का बोझ लिए, उनको उससे न्याय वाय करने में मज़ा नहीं आता। वो उनको हर वक्त ये चिंता सताई जाती है काश मैं टीचर बना होता। और ऐसे तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर को भी जानता हूँ जिनके मन में ये ख्वाहिश मची रहती है काश हम जज होते, पद प्रतिष्ठा पे होते। तो एक सामान्य दर्जे की बात आप सुने होंगे कि अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमेशा दूसरी की अच्छी लगती है। एक चर्चित मुहावरा आप जानते होंगे, दूर के ढोल सुहावन, लेकिन जब बगल में बजने लगता है तो वही कर्कश लगता है, पास में जब घट जाता है तो वो महत्वहीन हो जाता है। आप जिला कलेक्टर को बहुत बड़ा पद मानते हैं, भारत की नंबर 1 की सेवा मानते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर से पूछिए तो वह अगर उसमें इंटरेस्टेड रहा होगा तो ठीक, इंटरेस्टेड रहा हो या ना रहा हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 24 घंटे उसका आनंद नहीं ले सकता। वो स्वभावगत चीज़ें उसकी नहीं होती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो स्वभावगत चीज़ों के साथ उस पद और प्रतिष्ठा पर भी होते हैं। ऐसे लोग उस विभाग के लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं और विभाग को ताकतवर बनाते हैं। जब आपका न्याय में अभिरुचि ही नहीं है तो न्याय के क्षेत्र में जाकर के करेंगे क्या, टाइम पास करेंगे। हाई कोर्ट यही सब देखता है, माननीय हाई कोर्ट यही सब देखता है कि कौन जज उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहा है, किसमें एक्टिविटी है किसमें नहीं है। हर साल लखनऊ बेंच की एक कोर मीटिंग होती है जिसमें ये दिखाया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि साल भर के अंदर कितने जज, कितने अपर जिला जज, कितने सीजीएम, कितने एसीजीएम कार्य करने लायक नहीं रहे। ऐसे लोगों को आवश्यक रूप से सेवा से बाहर कर दिया जाता है। हाई कोर्ट की स्पेशल पावर है ये, उसके लिए स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है और अक्सर मेरी जानकारी में लखनऊ बेंच ही बैठती है और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के सारे न्यायिक सेवा के डिपार्टमेंट का फैसला लिया जाता है। ऐसे हर स्टेट में होता होगा। किस स्टेट में क्रियान्वयन का जुडिशरी में हाई कोर्ट की इस पावर का कितना असर है मैं नहीं जानता, लेकिन हम इसलिए बात चर्चा में ला रहे हैं कि आप चाहे अभियोजन अधिकारी बने, चाहे न्यायिक सेवा में जाए, तीनों में से किसी में, इस बात का ख्याल रखें कि आपकी नौकरी मिल गई, पक्की है, वो कटेगी नहीं, ये गलतफहमी मत रहिएगा। न्यायिक सेवा की नौकरी एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा डेंजरस है, यानी कभी भी आप गलत करने पर निकाले जा सकते हैं। लड़ते रहिए मुकदमा। फिर अगर उस कमेटी ने डिसाइड किया है आपको कोई कमी पाई है, बगैर कमी के तो निकालेंगे नहीं, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, आपको मिलेगा नहीं वो। ऐसा बहुत कई बार उत्तर प्रदेश में हो चुका है और आगे भी होगा, क्योंकि ये बात इसी से जुड़ती है कि उनकी रुचि तो थी नहीं लेकिन चुन लिए गए। लक बाई चांस नहीं, वैसा सेट पड़ा कि वो चुन लिए गए। अब वहाँ बैठे हैं तो उनको मचकल्ली आ रही है और मचकल्ली हाई कोर्ट बर्दाश्त नहीं करता। नैतिक विहीन आचरण हाई कोर्ट बर्दाश्त नहीं करता। वो आपसे कारण भी नहीं देगा, कारण बताओ नोटिस की आपको क्यों बर्खास्त ना कर दिया जाए। वो कमेटी बैठेगी, 5 जज 11 जज जो भी बैठते हों, और मिलकर डिसाइड करती है कि फला फला न्यायमूर्ति के खिलाफ शिकायत मिली है, रिपोर्ट कार्ड कहता है कि ये न्यायाधीश फला पद पे रहते हुए न्याय और गरिमा के विहीन आचरण किया है, इसको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हाई कोर्ट ऐसे लोगों को आवश्यक सेवानिवृत्ति योजना के तहत
वो जो गुजरात का एक केस है कि ये सरकार अधिनियम नियमावली बना सकती है कि किसी भी नौकरशाह को आवश्यक सेवानिवृत्ति दिलाई जा सके, चाहे वो हेल्थ का कारण बने या कोई ऐसा कारण जो कारण हो उचित, तो निकाला जा सकता है समय से पहले। तो न्यायिक सेवा में या अभियोजन निर्धारित अधिकारी वाले सेवा में किसी भी उम्र में आप जा रहे हैं, ये समझ लीजिएगा बहुत वर्डन वाली जॉब है। यहाँ पकौड़े नहीं खाए जा सकते। हमेशा आपकी निगाह एक समझ लीजिए अपने काम पर रहेगी और एक हाई कोर्ट पर। बहुत ज़बरदस्त मॉनिटरिंग होती है। कई बार एचजीएस में यूपी के पूछा है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उसकी गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी है, किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था है। कई बार जिला अदालतों के बारे में पूछा गया है। तो ये जो बिहार एचजीएस आई है, इसके बाद हमें लगता है नंबर अपने यूपी का ही है। मैं इसका अंदाज़ा 5-7 दिन पहले ही लगा लिया था। जिस प्रकार की यूपी हाई कोर्ट की स्थिति है वर्तमान में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक्टिंग जज माननीय मनोज गुप्ता सर इस समय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके रहते देखी आती है, इनके या कोई फिक्स न्यायमूर्ति आता है उस महामहिम के माई लॉर्ड के अंदर आती है, आएगी तो। लेकिन अभी ये पहले से आता था, क्योंकि इसमें ये एक ऐसे संशयात्मक स्थिति है कि किसके काल में आएगी। इस वजह से ये पहले तय था कि ये जो दिक्कत चल रही है इस प्रॉब्लम के चलते बिहार पहले ही दे देगा, वो हो गया। आज की डेट पर बिहार एचजीएस की वैकेंसी सामने है, 30 सीट्स आप लोग देख सकते हैं, नोटिफाइड है। संजोग ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपके मोबाइल में वो नोटिस ना गई हो और हमारा वीडियो पर आप देख रहे हो झारखंड में बैठ के, पंजाब में, हरियाणा में, और आप इंटरेस्टेड हैं बिहार एचजीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिहार पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं और नोटिस विज्ञापन का डाउनलोड करके देखें क्या शर्तें हैं, क्या एज मांगा है, क्या सब्जेक्ट है, क्या केस लॉ का सिस्टम है इत्यादि। लेकिन ये मैं कह दे रहा हूँ कि एक संभावना लोग ये भी प्रकट कर रहे हैं कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में हो सकता है संक्षिप्त विज्ञापन यूपी एचजीएस अपना जारी कर दे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आ जाए तो मेरे सहमत असहमति का कोई अर्थ होता नहीं, क्योंकि मैं हाई कोर्ट थोड़े हूँ, एक सिंपल सा अधिवक्ता और आप लोगों की तरह स्टूडेंट। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जैसे मैं जूनियर डिवीज़न के लिए कह रहा हूँ नए साल में संभव है, ऐसे एचजीएस के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी के लास्ट तक संभावना बनती है। वैसे जब शीत अवकाश खत्म हो जाएगा तो उसके बाद देखिए एक्टिंग जज के अलावा चीफ मुख्य अगर अस्थाई आ जाते हैं तो उनके दिशा निर्देश में ही नई कमेटी के गठन के बाद ही विज्ञापन आएगा। और ऐसा संभव है कि तब तक ये होते होते फरवरी भी गुजर जाए और मार्च का पहला हफ्ता आ जाए। आप लोगों को सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन 2022 एचजीएस यूपी का नोटिफिकेशन फरवरी मार्च तक पोस्टपोन हो सकता है अगर नियमतः हाई कोर्ट काम करता है तो। अपवाद तो हर चीज का होता है। तो इसमें भी हम आप लोगों से यही कहेंगे कि तैयारी अपनी रखिए, परिस्थितियों के साथ रखिए। ये चिंता मत कीजिए कि परिस्थितियों से निपटेंगे तब तैयारी करेंगे, तब नहीं हो पाएगी। और यह भी माइंड में रखिए कि अगर नहीं मिला तो हमारा सब कुछ छिन नहीं जाएगा, हम कोई दूसरा काम कर लेंगे जैसे। और इस चीज़ का पश्चाताप मत किया कीजिए कि काश हम इतना समय हमारा ख़त्म हो गया, हम दूसरा कोई काम किए होते, फलनमा ऐसा हो गया। अरे फलनमा का स्टेटस और आपके स्टेटस में अंतर नहीं है। हाँ, ये बात दीगर है कि अगर आप उसी मूर्ख भीड़ के सामने अपना स्टेटस तौलते हैं तब तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं बता रहा हूँ वो मूर्ख भीड़ कौन है। यहाँ से प्रयागराज से पीएचडी करके चले गए हैं गांव में और कचड़ बचड़ में वहाँ साला जो सरकारी प्रश्न पर वो निकलता है पेपर में निकलवा रहे हैं। सुनना ध्यान से, फला व्यक्ति पीएचडी की डिग्री पाए हैं, पूरे गांव में खुशी का। रे मूर्ख जड़ महागधे,
किसको ये फुर्सत है तुम्हारी पीएचडी से, तुम्हारे पीएचडी के होने ना होने से? हैं? जबरदस्ती का पेपर वाले को बुला करके न्यूज छपवा देने से सब प्रसन्न हो जाएंगे? प्रसन्न 5 किलो अनाज से है आदमी, फ्री वाले से। प्रसन्न ऑर्केस्ट्रा नाच से है। समझ रहे हैं? वो तुम्हारे पीएचडी बनने से, आईएएस बनने से, और ये जो प्रबुद्ध वर्ग जिसको आप कहते हैं, ये प्रबुद्ध वर्ग बहुत पहुंची हुई चीज है। खाली पेपरवा में पढ़ लेता है, जानकारी जरूर हो जाती है, ये मैं मानूंगा। अगर आप जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि हम ये उखाड़ दिए हैं, हम मूली उखाड़े, हम गाजर उखाड़े, हम बरगद के पेड़वे गिरा दिए, सफेद झूठ बोल के, फराड करके, फर्जी मार्कशीट लगा के छपवा रहे हैं, टॉपर का टॉपर डबल तिबल टॉपर हो जा रहे हैं, तो इससे केवल जानकारी मिलती है, कोई प्रसन्न नहीं होता। जो आप जबरदस्ती लिखवाते हैं कि खुशी का माहौल है और 2-4 व्यवहारिकों का नाम उसमें जोड़ते हैं, जो चित्थड़ व्यवहारिक, जो तुम्हारे जिनको तुम नाम देते हो वो नंबर 1 के चित्थड़, चाहे जिस पद प्रतिष्ठा पे हो, उस तरीके का प्रचार के चक्कर में मत फंसना। वो आनंद का विषय नहीं है, वो ईर्ष्या की भट्टी में सुलगने वाले लोग हैं। तो ये प्रबुद्ध वर्ग जब जान पाता है फलानुमा का लड़का जज हो गया, फलानुमा का लड़का एपीओ हो गया, फलानुमा का लड़का पीएचडी कर लिया, खुश होता है। मैं पूछता हूं आप लोगों से, बताइए, किसी को आनंद होता है? हां, फ्री राशन बंट रहा है, फ्री कंबल बंट रहा है, तो उसको लेने वाली भीड़ जरूर आनंदित होती है, इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। मनोरंजन वाली पार्टी है, किसी के यहां मूढ़ सामंतवादी आदमी है, 10,000 आदमी को न्योता दे दिया है, समाज में प्रतिष्ठा बना रहा है। इन जड़ बुद्धियों को कौन कह सकता है? राजनेता इसमें सबसे आगे हैं, महामूढ़। पूरे समाज का, पूरे गांव समाज का अगर 10-20 पूर्वे का गांव है, हड्डी मांस चूस डाले हैं तब अपना 75 तल्ले का किला खड़ा किए, उनके दादा बाबा यही करते आए हैं। ये मूढ़ महंगी गाड़ी बाहर से खरीद करके दिखाते हैं, हथियार दिखाते हैं, भरी सभा समाज में आकर के आप इज्जत के नाम पर से मूर्खाधिराजों की भीड़ जुटा लेते हैं, और उन गांव के मूर्खों के सामने, जिनको आता जाता कुत्त नहीं, शिक्षा नाम की चीज नहीं, बूचड़ पढ़े लिखे गबद्दू, उनके सामने आप प्रतिष्ठा मेंटेन कर रहे हैं। बताइए, यही है आपकी प्रतिष्ठा? इसी पे बड़ा गुमान है, इसी का बड़ा तनाव है कि लोग क्या कहेंगे। इन लोगों को निक्कर तो संभालना आता नहीं है, पैसे के नाम से कुछ मूढ़ों को बुला लेते हो आप, उसकी इज्जत कर रहे हो। 77 गोली कांड में भाग लेने वाले को विधायक बनाए बैठाए हो, तिलक में, विवाह में चांडालों को बटोर करके, कतलियों को बटोर करके गोली चलवा रहे हो। तुम्हारा यही समाज है, हैं? इसी समाज पे तुम्हें बड़ा नशा है। पीएचडी कर लिए हैं हम, खुशी का माहौल है, अपने मने गंगा रउताइन भले जलो बन लो ना, डिलीट। कितने दिन की ये मेहमान है भाई, ये फुरगुद्दी वाला काम। तो इसलिए मैंने इतनी बात बोली कि आप इसको प्रेशर का कारण समझो ही मत। वो समाज नाम की चीज ही नहीं होती। जो व्यक्ति वैवेकिक होता है वो परीक्षण करता है, समाज कहते किसे हैं। ये मूढ़ हुए कुछ भी बोलने, जो महामघोचर है, मैं मघोचर में उनको भी कह रहा हूं जो पढ़ने के बाद समाज के अनुसार, तथा कथित समाज के अनुसार आचरण करे, वो उतने गबद्दू है, महामूढ़। वो मूढ़ से भी बदतर है, क्योंकि पीएचडी करके वही कर्म कर रहा है। पीएचडी कर लिया है, गैर जाति में शादी करने के ऊपर उसकी भवें तन जाती, उसका पीएचडी नरक के बराबर है। समझ रहे हैं? उसने संविधान का गला घोटा है खुद अपने कृत्य से। जाति का नशा है, संस्कार का नशा है, परिवार का नशा है, अपने आप पर नशा है। कौन सी पढ़ाई का असर है भाई? उससे बढ़िया तो वो मूड है जो जनबे नहीं करता, चला गया था लुधियाना, और ट्रैक्टर छीन लीजिए तो मार कर देगा महाराज, लेकर 302 बाद में।
तो तुम में पीएचडी करके चाहे प्रयागराज से पहुंचो चाहे बीएचयू से, और वह मगोचरवा में, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तुम्हें मजा भी आता है। कहां से? जहां तुम एजुकेशन लिए हो वहां की सोसाइटी में टक्कर नहीं दे पाओगे तो कहां पहुंचते हो? इन मूर्खों के बीच में, अंधों में कनवा राजा। और अपने आप की वहां गाड़ी भी दिखाई जा सकती है, अपनी पीएचडी भी दिखाई जा सकती है। मतलब समाज ऐसे का जहां अपना तुर्रम खां, बाकी सब साले बेवकूफ। उनको ऑर्केस्ट्रा नाच से दिखाई करे भीड़ इकट्ठी की जा सकती है। प्रतिष्ठा में गुणवान की भीड़ नहीं होती, गुणवान अगर होगा तो भीड़ में आएगा ही नहीं। और आप सामाजिक प्रतिष्ठा इसी में आपको मेंटेन किए हुए हैं कि जब बड़ा घर बन जाएगा तो लोग कहेंगे बड़ा आदमी हो गया, बहुत पैसा हो जाएगा तब लोग कहेंगे बड़ा आदमी हो गया। उसको हल्के मत लीजिए। वो लड़के मलिन बस्ती वाले के भी शहरों में जाके दिल्ली बंबई पढ़ने लगे हैं तो तुम्हारी सारी चालबाजी जो तुम्हारे दादा बाबा करते आए हैं समझ गए हैं सब। इसीलिए तो डार डार वो पात पात चल रहा है रस्सा कसी। कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है किसी बिरादरी गैर बिरादरी समान बिरादरी में, बल्कि तो उल्टा ये है जो जातिवाद से ग्रस्त हैं, यानी जिनको जाति में बड़ी आस्था है, उस सेम जाति के दो लोग कभी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते प्रगति के मामले में। यही तो चल रहा है, बताइए। और इसको लेकर कि सोसाइटी क्या कहेगी, हमारा सिलेक्शनमा नहीं हुआ, ये हो गया वो। अरे जिसका हो गया उनसे जाके पूछो ना कि वो सोसाइटी कितनी वैल्यू कर रही है। लुक्काड़ा लगाऊं देरी नहीं लगाई, वो साहब सुबह कर मौका पाई जाए बस। तो ये तनाव का कारण मत लीजिए कि इसके समाज 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 के समाज जैसी कोई चीज होती नहीं है। समाज जो प्रबुद्धता का है वो आपसे खुश होगा नहीं, और समाज जो भूचड़ है वो समझेगा है नहीं। तो आप अपने व्यक्ति के भगवान को परमात्मा को साक्षी मान करके सत्यनिष्ठ बनिए, समाज के लिए नहीं। लोग कहते हैं कि समाज में आदर्श उपस्थित कीजिए। किस समाज के लिए? किस समाज के लिए आदर्श उपस्थित करें भाई? इसीलिए आप सफल हो जाइए। देखिए, आप सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे कट लेंगे। काहे नहीं वो आपके चौखट आते, अरे अब तो बड़का आदमी हो गया। आप सफलता पाइए तो सही, आपका दायरा बिल्कुल सिमट जाएगा। और जिसको आप सोसाइटी समझते हैं, जो तथाकथित सामाजिक हो, नई उम्र का लड़का, वो नंबर 1 समाज का महाराक्षस आदमी है। समाज को वैल्यू बार बार देने वाला, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करने वाला ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं क्लियर बता रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी का अगर कट्टर, चाहे जुडिशरी का चाहे नॉन जुडिशरी, अगर व्यक्ति है, नई उम्र में भी पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसकी एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में जानते हैं क्या चीज होती है? अत्यंत गोपनीयता, चुप्पा, जो मैंने कल की वीडियो में कहा था। बिल्कुल बोलेगा नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देगा। और सामाजिक, अरे न्योता, हकारी, कुआं, गढ़हा, छान, छप्पर, मतलब कौनो करम बाकिन तथाकथित बड़े सामाजिक आदमी हैं। हमारी दृष्टि में जो मैंने 40 साल में अनुभव पाया है, समाज को सबसे ज्यादा भ्रष्ट करने वाले और समाज को सबसे ज्यादा दकियानूस बनाने वाले पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर वो ब्रह्म राक्षस लोग हैं जो पढ़े कुछ और किए उसी समाज के लिए जो समाज बिल्कुल सड़ रहा है। परिवर्तन करने की हिम्मत ना आई, ना आएगी। तो उस समाज में अगर जाना है तो चिल्लाइए, छाती पीटिए, ब्रेन स्ट्रोक, बॉडी स्ट्रोक हो जाए, अपाहिज हो जाए, पैरालाइसिस हो जाए, कोई ताजुब नहीं। क्योंकि तब आपको ये जो सामाजिक भीड़ जिसकी आप बड़ी वैल्यू करते हैं, मैंने तिलक में साला एक आदमी चरित्रवान न जुटेगा, उसको पानी नहीं देंगे। मैंने अपने लाइफ में देखा है, हमारे अपने घर की बात बता रहा हूं। जो आदमी भक्त मूर्ति है, गरीब आदमी है, कभी गलत प्रकार के खान पान, गलत प्रकार के संगत में नहीं रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। और अगर विधायक पहुंच गया और अधिकारी, नंबर 1 का भ्रष्ट आदमी,
मेरे हिसाब से भ्रष्ट की पहचान किसी का रिश्वत लेते देते तो आप देखे नहीं, लेकिन बता रहा हूं बाहरी लक्षण। अगर उसके दरवाजे पर 2 गाड़ी से ज्यादा की भीड़ है तो भ्रष्टाचार का प्रचंड प्रमाण है ये। कभी गौर से ऐसे देखा, समझा? जब समझोगे तभी तो इंपॉर्टेंस दोगे। जब तुम खुद ही पीछे पीछे लग जाते हो, फलाने विधायक आए हैं, तुम्हारे पढ़े लिखने पे लानत कि तुम विधायक के आगे सिलेंडर, तुम अधिकारी के आगे सिलेंडर, तुम एक सड़ा लेखपाल पहुंच गया उसके आगे सिलेंडर। किस बात के सिटीजन हो? कौन सी पढ़ाई तुमने करी है? मूढ़ हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम सोसाइटी को नहीं बदल रहे, सोसाइटी तुमको बदल रही। सोसाइटी में तुम्हारे माइंड में इतना ताकत पैदा कर दी है, इतना कमजोरी, कि तुम हर चीज में क्या देख रहे हो? जब तक ये 4 लोग इकट्ठा नहीं होंगे हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुमने पढ़ाई नहीं की है, तुमने क्या किया जानते? ढिपोंग सीखा, ढिपोंग। धूर्त व्यक्ति हो तुम। पूरा समाज को अक्खा डायरेक्टली कह रहा हूं, अगर इस प्रवृत्ति के आप शिकार हैं, यानी सोसाइटी की वैलिडिटी को जानने में आपको ट्रांसपेरेंट नजरिया नहीं है, आप पूरे दुनिया के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से कि हमारे दादा बाबा इसे करते आए थे तो फलाने के यहां हम भी रिश्ता चलाएंगे। किस बात का रिश्ता भाई? काटने की हिम्मत रखो। मैंने कल क्या बताया कि 5 लोगों से ज्यादा फ्रेंड सर्किल नहीं होनी चाहिए। ऐसे सोसाइटी में तजुर्बा, शादी विवाह का नजरिया बदल दो। किसी भी कार्यक्रम में वही व्यक्ति एंट्री मारे जो आपके पर्सनल जीवन में सहयोगी हो। भीड़ मत जुटाओ। भीड़ में फालतू के खर्चे करके जहमत मत मोल लो। अपने दादा बाबा के राक्षसीपन के अपनाओ नहीं। शिक्षा का मतलब ये, उस धन को जो आपने अर्जित किया है कहीं मानवीय ढंग से उपयोग कर दो। शिक्षालय खुलवा दो, पानी पियाऊ बनवा दो, गर्मियों में पानी पिए आदमी। मंदिर बनवाने के लिए नहीं कहूंगा। और मंदिर पे अपने दादा बाबा का नाम कि मेरे बाबूजी के याद में। अच्छा, प्रचंड अहंकारी व्यक्ति है जो मंदिर के शिलापट लगवाता है। मंदिर के निर्माण में उसका अहंकार देखिए। वहां भी अगर दान दिया है तो कह देता हमारे नाम का पत्थर लगवा दीजिए। मैंने वहां देखो तो उनके दादा का नाम याद करो। नाव को बड़ी चिंता है। यह पढ़े लिखे का लक्षण नहीं है। पढ़ा लिखा सब कुछ समर्पित करता है, अपने आप को भुला देता। वास्तविक पढ़ा लिखा समाज में परिवर्तन लाता है, उसके चलने पर नई लकीर खींचती है। न्याय विभाग में कृष्णा भगवती सर हर कोई नहीं हो जाएगा। कृष्णा अय्यर सर, पीएन भगवती सर, टीएस ठाकुर सर, कुर्बानी देनी पर रुपयापन नहीं चलता वहां कि निकलते बस झट से पद ले ले। समर्पण और त्याग याद किया जाता है। भरत याद किए जाते हैं, राम याद किए जाते हैं। त्याग जिन्होंने किया वो नाई कि धर दबोचे। एसडीएम हो जाए तो सीधे महामंत्री जी के बिटिया शादी करे 30 करोड़ तिलक में। यही हाल न्यायिक सेवा का है। ये बात इसलिए आज घुमा के कही, मैं अक्सर कहता रहा हूं, जिससे हमारे वो अधिवक्ता बंधु और बहन जो बेहद ईमानदार हैं, सच्चे दिल के हैं, उनको बल मिले कि कोई एक तो है जो सत्य की ओर झुका हुआ है। आप अपने की ताकत महसूस कीजिए और डरिए सिर्फ इससे। ये आपके भाव तक पड़ता है, मन में आप किसके प्रति क्या विचार रखते हैं वो भी ये देखता है। इस समाज की चिंता ना करो जिसको तो इसकी ताकत नहीं है। अगर बहरूपिया अगर इतने समाज ताकतवर होता तो ये विधायक की इज्जत करता। आप सोचिए, अधिकारी की ये इज्जत करता समाज। समाज अगर इतने जानकार होता, समझदार होता, उस महामूढ़ जड़ पिछड़े असभ्य जंगली समाज के प्रति अपनी इज्जत मेंटेन कर रहे हो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, लिस्ट उठा के देखना अपने बाप दादा की। जिनको तुम न्योता निमंत्रण देते हो उसमें 80% लोग नाम कट करके भगा देने वाले लोग हैं। कभी दरवाजे पर बुलाओ, लेकिन नहीं। हमारे बाप दादा भैया जगधर सिंह थे तो हम कहे ना पकधर सिंह रहे रहिए।
रहिए, सर फोड़िए, हार्ट अटैक लाइए, मरिए, कटिए, फांसी लगाइए, हम समझ से नहीं मतलब है। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि वो अधिवक्ता साथी जो सच्चा है, जो दुनिया में अकेला पड़ गया है, वो इस संबल पर जी ले कि कुछ ना हो, हमारे पास सत्य है, और अगर सत्य है तो ये है। ऑर्केस्ट्रा देखने वाली भीड़ नहीं चाहिए। 5 किलो पे अनाज पे खुश होने वाली भीड़ मेरे दरवाजे पे कभी ना आए। पीएचडी करके अपने जात बिरादरी में ही शादी करने का पाठ पढ़ाने वाली भीड़ कभी दिखाई ना दे। इनका मुंह कभी ना देखना पड़े। कुछ घूमा। मैं अपने एक अधिवक्ता साथी तो नहीं है, लेकिन हमारा वीडियो फॉलो करते हैं हिसार हरियाणा से। मैं इस यूट्यूब वीडियो पर नाम तो उनका नहीं लूंगा, लेकिन वो समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बाबू आपको। वो अत्यंत प्रसन्न होकर के आज फोन कर बैठे कि सर, मैं हर दिन की शुरुआत आपकी वीडियो से करता हूं, और केवल सच्चाई सुनने के लिए। हिंदी हमारी अच्छी हो जा रही है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। आज मुझे थोड़ा मौका मिल गया तो मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ी बात कर लेते हैं आप लोगों से। पिछले 2-3 दिन से वीडियो स्टार्ट हो गई थी। असल में ये जो बातें कह रहा हूं, इस धरातल पर जीकर तो देखिए, धरातल पर जीकर तो देखिए। यकीन मानिए, आपको भीड़ से नफरत हो जाएगी, और भीड़ से नफरत ही आपको अधिकारी या न्यायिक अधिकारी बना सकता है। इतनी देर से हमारे बोलने का एक मतलब था कि आपके अंदर समाज तथा कथित रूपी भीड़ से नफरत हो जाए, उसमें इज्जत का भाव ना आए। तब आप अपनी मजबूती करेंगे, अधिकारी भी बनेंगे, न्यायिक अधिकारी बनेंगे। यही हमारी दुआ है। मैं उसमें से नहीं रहा। हमारे परिवार में बाकी सब उसी तबेले में है, मुझसे उसे मतलब ना। हमारी अलग लकीर है। हमने जो पढ़ा वो जीने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा साहब को, संत महात्माओं के उपदेश को, जो हमें सिखाया गया कि जीवन में ऐसा करना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए, वो किया तो करूंगा। वो नहीं जो ऑर्केस्ट्रा की भीड़ कहेगी, और वो तो कतई नहीं जो बाबूजी के मित्र कहेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, वो तो कतई, चाहे वो सत्य भी हो तो नहीं करूंगा। जो दादा के मित्र कहेंगे ना, किसी कीमत पर नहीं। विद्रोह कीजिए इससे, इनहेरेंट में अपनी ताकत इतनी पैदा कीजिए, ध्रुव बनिए, प्रहलाद बनिए। इन लोगों के खिलाफ पूरा संसार था, संसार। ध्रुव की तपस्या से इंद्र हिल गए थे। ऑर्केस्ट्रा की नाच देखने वाले देवता कौन आया था? इनको प्रकट होना पड़ा था। पूरे संसार की सांस रोक दिया था ध्रुव ने। ऐसा गुण पैदा कीजिए। का परेशान है किसी का घर देखकर, किसी का गाड़ी देखकर, किसी का कपड़ा देखकर, किसी की। अरे हमारे यहाँ युवा तो ऐसे हैं, इतना दरिद्रता अंदर तक समा गई है कि अगर मोबाइल महंगी देख लिए तो 5 दिन उनको निदिये नहीं आ रही है। का विकास करोगे तुम अपना? बहुत कठिन रास्ता है ये। यहां भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। और मैं स्पष्ट तौर पर यहां से कहना चाहूंगा, चाहे आप न्यायिक अधिकारी बनिए, चाहे अधिकारी बनिए कार्यपालक वाले, सिर्फ उसी अधिकारी की वैल्यू कीजिए जो कर्तव्य परायण हो, मानवीय हो, इसमें मानवता के गुण हो, ईमानदारी हो, निष्ठा हो, सदासहता हो, मानवता हो। सबकी नहीं कि पद पे है तो ब्रह्मा। उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे उसका सीनियर अधिकारी उसको ट्रीट करता है। काम करिए, दफा होइए। मैं क्यों कहता हूं कि लेखपाल को क्यों जरूरी है बैठाने की? भाई अपने दरवाजे पर खड़े खड़े काम करे जाए। किसी एसआई को क्यों रिस्पेक्ट देने की जरूरत? भाई सरकार का काम करने आया है, आपकी सेवा करने आया है, लोक सेवक है वो। जिला कलेक्टर से और सतर्क रहिए। ये सोसाइटी के सिटीजनशिप पे उन अधिवक्ता साथियों को कह रहा हूं जो ग्राम समाज के मुकदमे लेकर जिला कचहरी में प्रतिनिधि के हैसियत से बचाव पक्ष के वकील के रूप में हाजिर होते हैं। जब खुदे तुझाई के अधिकारी सेटिंग करते हैं कि भैया बात हमसे होई कि बस साहब इतना देत बा, तोरे पढ़े लिखे पे लानत है।
चाहे तो जिला कचहरी में प्रैक्टिस करा तो हा, चाहे तहसील में, चाहे हाई कोर्ट में, ये दीमकों से भरा हुआ वकील वर्ग है। सेटिंग, दलाली भी निर्णय आया है ना, दलालों की एंट्री कैसे रोकी जाए, कौन सेट कर रहा है? जज साहब जूनियर डिवीजन में जो जा रहे हैं, उन्हों के पीछे ये बचाव पक्ष के वकील हैं, जो क्लाइंट का मुकदमा से मतलब नहीं है, सेटिंग से मतलब है। वो ऑर्केस्ट्रा देखने वाली भीड़ के तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हैं ये। सावधान, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। 40 मिनट पूरा हो गया। आज की बात आप लोग निष्पक्ष होकर सुनेंगे। हमारा किसी के प्रति कोई दुराशय नहीं है, व्यक्ति सभी है। लेकिन अगर आपने वकालत पेशे में वकालत सीखी है, न्यायिक सेवा में आना चाहते हैं या अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इन पहलुओं पर गंभीर दृष्टि डालिए कि कहीं आपका जीवन समाज के लिए तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा के चक्कर में तो नहीं फंसा है। अगर फंसा है, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। लिख के रखिए, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। दूसरा काम सामाजिक वाला करिए, आप भी ठेकेदारी करिए, तो उसमें नेता लड़िए, झंडी पताकी लेकर आप भी पीछे पीछे दौड़िए, साटिए रोज व्हाट्सएप पर कि हम फलाने जगह पे दर्शन कर रहे हैं, हम फलाने हैं, हम केशव प्रसाद मौर्य का पूंछ पकड़ लिए हैं, योगी बाबा का चुरकी पकड़ लिए हैं, ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए। ऐसे लोगों को कसम से हमारे सामने अगर पड़ जाएं तो उतना बुरी तरीके से दंड करना चाहिए जितना बचपने में पंडित जी मास्टर साहब लोग नहीं मारते थे। इन पिशाचों को कौन पनपा रहा है? सोसाइटी। ये पिशाच हैं जिनको कुकुर मुत्ते जैसे देख रहे हो, जो उग रहे हैं अभी नए। आने वाली पीढ़ी में यही तथाकथित भड़वे नेता होंगे। हर पार्टी इनको प्रोटेक्ट कर रही है। चल लतखोर, खाली है इसके पास, समय है, समय है, कोई काम नहीं, कोई योग्यता नहीं है, फर्जी वकालत देने वाली डिग्रियां हैं, डिग्री कॉलेज हैं। आपका जो बेसिक में अध्ययन कराने वाला प्रोफेसर है, फत्ते कहां सो रहा है, वो पढ़ाने बढ़ाने नहीं आता। ऐसे लोगों से भरमार है लाइफ। तो जब आप यहाँ तैयारी करने आते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं, इनको दिमाग लगाए बैठी हैं, क्योंकि आपका ना हिंदी तैयार, ना सामाजिक विज्ञान तैयार, ना कोई सब्जेक्ट तैयार, और टोटल सामान्य ज्ञान हो गया है। तो आप चलिए 4 लाख दीजिए कोचिंग करने के लिए, तो आपको फिर से हिंदी पढ़ाएंगे, वो फिर से आपको विज्ञान पढ़ाएंगे, फिर से आपको काका घाघा सिखाएंगे। आप सीखने के लिए भी तैयार, आप सीखने के लिए भी तैयार भाई। आपको अधिकारी बनना है, क्यों? क्योंकि दादा के नाम पर 30 करोड़ दहेज लेना है, बड़े आदमी बनना है। बेहूदे। जिंदगी में अगर सफल होना है तो सामाजिक व्यक्ति से बचिए। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, सामाजिक व्यक्ति से बचिए। उस सफलता की बात नहीं कर रहा जो छोटी मोटी पद प्रतिष्ठा, यहां तक पहुंचने के लिए इनके दरबार में, जिसके लिए मानव जन्म मिला है। मैंने क्या कहा शुरुआत में? मानव को छोड़कर बाकी भोग योनि है। मानव को छोड़कर बाकी भोग योनि है। ये मानव जन्म ऐसा है जिसमें अपना कल्याण हो सकता है। उस मार्ग को चुनिए। सोसाइटी से मत डरिए, विवेक पैदा कीजिए। जिसे राजा राम मोहन राय के पीछे भीड़ चली, वो दक्षिण में जो कौन थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अलख जगाया, ज्योतिबा फुले। ऐसे ऐसे आपके धारणाएं, शंकराचार्य, जगत गुरु, प्रसिद्ध संत महंत, जिनके कबीर को क्यों आईएएस में रखा गया है? कहे नहीं ये ऑर्केस्ट्रा का नचिया देखे वाले का रख दीन जात। इंद्र को कहे नहीं रखा गया भाई आईएएस के सिलेबस में? बताइए, पढ़ाया जाना चाहिए कि इंद्र जब बैठते हैं तब अप्सराएं नाचती हैं, तब उनका अंग प्रत्यंग दिखता है, तब इंद्र क्रोधित हो जाते हैं। जब इंद्र विश्वामित्र के कौन ऋषि मुनि के पत्नी के पास पहुंच जाते हैं, ये सभी तो पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपको पढ़ाया जा रहा है कबीर, और कबीर पढ़कर आप बन रहे हैं इंद्र। क्या हो रहा है? आप न्यायिक सेवा में जज बन गए, एपीओ बन गए, शादी करने जा रहे हैं तो ऑर्केस्ट्रा की नाच करवानी है। क्या है आप? इस खुशी में नाच हो रही है? भणवा है आप? इस पर सोचिए, अपनी लकीर खींचिए। अधिकारी बनने का मतलब ये सड़े गले व्यवहार नहीं। विवेकवान बनिए। विवेक
विवेक अंदर जगाइए, अंतर शक्ति, इसमें भीड़ की जरूरत ना हो, अकेले पर्याप्त हों। आज की बात यहीं तक। सभी अधिवक्ता साथियों को जो बिहार एचजेएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं ये क्लियर करूंगा कि बिहार एचजेएस के लिए प्रीलिम्स, बिहार एचजेएस के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज किस शेड्यूल में चलेगी, और जो आने वाली यूपी जुडिशरी है वो जो चल रही है उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या नया जुड़ेगा। साथ ही यूपी एपीओ की जो संभावित वैकेंसी है उसके बारे में कोई खबर होगी तो वो, और इन तीनों जैसे यूपी एचजेएस, यूपी जे, यूपी जूनियर डिवीजन, एपीओ को मिलाकर कह रहा हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि प्री मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इसी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। और अगर हमको ऐसे रेगुलर वीडियो में झेल सकते हैं तो जुड़िए, और अगर हमारी किसी भी विचारधारा से कण मात्र आपको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल इस चैनल पर कभी आने की जरूरत नहीं। मैं भीड़ पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक क्राउड। मैं ये अपने इस पर से ये कहने के लिए नहीं तैयार हूं कि दुनिया में सबसे कम फीस हमारी है, आइए ना, सबसे हाई फीस रहेगी। क्यों? जिसे डर के ना हो। सड़ी वस्तु मैं पसंद नहीं करता। हमारी निगाह मकरंद पे है, पोस्ते पे है, पंखुड़ी पे नहीं, भीड़ पे नहीं कि हमको जमात दिखानी है। नहीं, मैं फिर दोहरा दूं वीडियो बंद करते करते, अगर किसी बच्चे ने इन तीनों एग्जामों में 3 से अधिक मेंस लिखे हैं या इंटरव्यू फेस किए हैं, मेंस की आंसर राइटिंग को दुरुस्त करने, इंटरव्यू में निश्चित अपने व्यक्तित्व को निर्मित करते हुए परिवर्तनकारी ऐसे अप्रोच रखने जिससे फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, एक बार आजमाइश करें। व्हाट्सएप नंबर यही है 7705090393। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।